हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, ऐसी न्यूज़ जो हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए जान लेते हैं क्या है 8 से लेके 15 जनवरी तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने क्या किया कि स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया। तो कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? तो वो कंट्री है आपका किर्गिस्तान। ठीक है, याद रखिए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए। तो बांग्लादेश में मेनली दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक हमारी अवामी लीग लीग है और दूसरी बीएनपी है। ठीक है, अवामी लीग को चेयर करती हैं, हेड करती हैं हमारी अ, शेख हसीना। शेख हसीना जी। और बीएनपी को लीड करती हैं खालिदा खालिदा जिया। ठीक है, तो मेनली पूरे बांग्लादेश पे केवल दो वुमेन है, वो रूल कर रही हैं, चाहे वो सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो। अ, तो अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए तो बीएनपी पार्टी ने क्या किया, वॉकआउट कर दिया इलेक्शन से कि मतलब हम इसको इलेक्शन को नहीं मानते, हम इस इलेक्शन को नहीं लड़ने वाले हैं। तो जो आवामी लीग है उसके लिए रास्ता जो है एकदम साफ हो गया। तो आवामी लीग की जो चेयरपर्सन है, जो हेड है शेख हसीना जी, वो दोबारा से री इलेक्ट हो गई है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो कौन बना है बांग्लादेश का नया प्राइम मिनिस्टर? शेख हसीना। ठीक है, एक्चुअली री इलेक्ट हुई हैं और ये फिफ्थ टर्म के लिए पांचवी बार लगातार अ, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन रही है। और इस टर्म के साथ ही जो शेख हसीना जी हैं वो बन गई हैं दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दुनिया में ऐसा देश बांग्लादेश जिस पर सबसे ज़्यादा टाइम तक शेख हसीना ने राज किया है। तो इसके साथ ही जो शेख हसीना जी बन गई हैं दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इससे ज़्यादा किसी देश में कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी तक नहीं रहा है, तो शेख हसीना जी बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल में फ्रांस में भी इलेक्शन हुए और फ्रांस को मिला है उसका नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जिनको बनाया गया है फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर? तो इनका नाम है मिस्टर गैब्रियल एटल। मिस्टर गैब्रियल एटल। तो गैब्रियल एटल बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। गैब्रियल एटल के नाम पे दो अचीवमेंट है। ठीक है, एक तो ये फ्रांस के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है अब तक की हिस्ट्री में। इनसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी हुआ नहीं। इनकी एज मात्र कितनी है? 34 ईयर्स है। ठीक है, 34 ईयर्स की एज में क्या बन गए हैं? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इसके साथ ही ये हैं एक गे ऑफिशियल। ठीक है, गे पर्सन, फर्स्ट ओपनली गे ऑफिशियल टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन, यानी कि फ्रांस के पहले गे प्रेसिडेंट भी इनको हम कह सकते हैं। तो सबसे फ्रांस के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रांस के पहले गे प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल बने हैं। याद रखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में यूएसए ने कुछ कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न फॉर सेवियस रिलीजन फ्रीडम के वायलेशंस के लिए नामित किया है कि भाई ये कंट्री है और इनमें रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन किया जाता है। यानी कि जो मेजोरिटी रिलीजन है वो माइनॉरिटी रिलीजन को क्या करता है? कर्स करने की कोशिश करता है, परसिक्यूट करने की कोशिश करता है। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं यूएसए की इस लिस्ट में? तो यूएसए की इस लिस्ट में 12 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिनमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड म्यांमार। ठीक है, तो चाइना का तो सभी को पता है ना, उइगर मुस्लिम के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ जो हिंदू सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उसके साथ क्या किया जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि म्यांमार में जो
माइनॉरिटी पर्सन उनके साथ क्या किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे क्यूबा, इरिट्रिया, इन सबको डिक्लेयर किया है कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन किया जाता है। तो इनको याद रखेंगे, इन कंट्रीज को पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछेगा अगर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन डिक्लेयर्ड बाय यूएसए। तो तीन चार ऑप्शन आपको दे दिए होंगे, चार ऑप्शन में तीन वो कंट्री होंगे जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, एक कंट्री कोई ऐसा दिया होगा जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको पॉइंट आउट करना होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने डॉग मीट के जो ट्रेड है उसको बैन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डॉग मीट बड़े फैशन की तरह खाया जाता था, तो अब डॉग मीट के ट्रेड को ही इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ताकि जो डॉग मीट खाने वाले लोग हैं, है ना, उनकी संख्या में क्या आए, कमी आए, और थोड़ा मॉडर्नाइज सोसाइटी की तरफ लोग बढ़े। तो कौन सा कंट्री है जिसने डॉग मीट को रिसेंटली बैन कर दिया है, वो कंट्री है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया भी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। साउथ कोरिया में अभी एक एंटी इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ पे लेबर की कमी है, तो हम इंडिया से लेबर लेके आते हैं। तो साउथ कोरियन लोगों का कहना था कि भाई इंडियंस को यहाँ इनवाइट मत करो, क्योंकि इंडियंस जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, गंदगी फैलाते हैं या वहाँ थूकना, स्पिटिंग करना, तो इस तरह से काफ़ी एंटी इंडिया स्टेटमेंट साउथ कोरिया की तरफ से दिए गए। तो साउथ कोरिया अभी इस वजह से बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, और इंडिया के लोग बहुत शौक हो गए ये देख के, क्योंकि इंडिया के लोग साउथ कोरिया के बारे में बुरा परसेप्शन नहीं रखते, अच्छा परसेप्शन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो लोग सोच रहे थे, इंडियंस सोच रहे थे कि भाई हम जिस कंट्री के बारे में कोई हेट नहीं रखते, जिस कंट्री के बारे में हम कभी कुछ बुरा नहीं सोचते, वहाँ के लोगों का हमारे प्रति ऐसा व्यवहार, हमारे प्रति ऐसी सोच, है ना, तो इंडियंस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। चलिए नेक्स्ट, अभी रेड सी बड़ा टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है। ठीक है, रेड सी में क्या हो रहा है कि रेड सी में जो आने वाले ट्रांसपोर्ट शिप हैं, उनको हाईजैक किया जा रहा है, उनको मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है, उनको गन से टारगेट किया जा रहा है। तो ये एरिया बड़ा, जो बहुत खतरे वाला जोन बन के रह गया है। और ये सब कौन कर रहा है इस रेड सी एरिया में, ये कर रहे हैं हूती रेबल्स। ठीक है, हूती रेबल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, यमन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल पर अटैक किया था। अब इजराइल क्या कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है उसको। ठीक है, तो हूती रिबल्स ने कहा कि भाई हम हमास का साथ देंगे, और रेड सी में आने जाने वाली जितनी भी जो कार्गो शिप्स है, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हूती रिबल्स के इन्हीं हमलों का जवाब देने के लिए हाल ही में दो कंट्रीज ने लॉन्च करी हूती रिबल्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, तो कौन से दो कंट्री हैं जिन्होंने हूती रिबल्स के बीच एयर स्ट्राइक लॉन्च किए हैं, ये कंट्रीज हैं यूएस एंड यूके, यूएस एंड यूके। ठीक है, याद रखेंगे इनको। चलो नेक्स्ट, अभी हाल ही में ताइवान में इलेक्शन हुए। ठीक है, ताइवान में इलेक्शन हुए तो चाइना बॉयकॉट करता है, हमेशा इलेक्शन का विरोध करता है ना, बट इलेक्शन हुए तो चाइना इस बार एक पार्टिकुलर प्रेसिडेंट कैंडिडेट को लेके कंसर्न था, और उसने ओपन डिक्लेयर किया कि भाई जो इस पर्सन को वोट देगा, ठीक है, हम उसे मानेंगे एक एंटी चाइना एलिमेंट। ठीक है, वो एक लॉन्ग थ्योरी है कि भाई ताइवान के मसले में क्यों चाइना बोल रहा है। एक्चुअली चाइना जो है ताइवान को अपना पार्ट मानता है, ताइवान को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, तो बट ओबियस सी बात है, ताइवान में रहने वाले लोगों को वो चाइनीज सिटीजन मानेगा। तो इसी के तहत एक वार्निंग इशू करी गई थी कि ये पर्सन जो है एंटी चाइना है, इसको वोट ना किया जाए। और जब इलेक्शन हुए तो वही पर्सन
जीत के आया, जो चाइना को पसंद नहीं था। तो अब आसार ये लगाए जा रहे हैं कि चाइना शायद ताइवान पर अटैक करे, है ना, क्योंकि ये जो लीडर हैं, है ना, ये ओपनली ये बोलते हैं कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, हमें चाइना से चाहिए आज़ादी पूरी तरह से। ठीक है, हम किसी चाइना वगैरह को नहीं मानते, हम अपना खुद का ताइवान जो है उसको एक रिपब्लिक मानते हैं, हम चाइना से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते, किसी तरह का संबंध नहीं रखते। ठीक है, तो उन्होंने बोला जब मैं पावर में आऊँगा तो मैं इस तरह के स्टेप लूँगा कि हम चाइना से पूरी तरह अलग हो जाएं, हमारी आइडेंटिटी चाइना के साथ पूरी तरह अलग हो जाए। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन जो अभी हाल ही में ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो इनका नाम है विलियम लाए। विलियम लाए। ठीक है, विलियम लाए बने हैं ताइवान के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेनमार्क, है ना, डेनमार्क। डेनमार्क में आपको पता ही है मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। अब ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी क्या होती है? मोनार्कियल डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट किसी डायनेस्टी से आता है, यानी कि किंग होता है। ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन में किंग और क्वीन होते हैं, है ना, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, सेम ब्रिटेन की तरह। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि किंग, है ना, वहाँ पर चेंज हुए क्योंकि वहाँ की जो क्वीन थी इससे पहले, क्वीन मार्गरेट द सेकेंड, क्वीन मार्गरेट द सेकेंड, इन्होंने क्या कर दिया है, थ्रोन छोड़ दिया। मतलब इन्हें कुछ हुआ नहीं, टचवुड, बहुत हेल्थी सिचुएशन में है अभी वो, है ना, बट उन्होंने थ्रोन छोड़ दिया कि बहुत लंबा समय हो गया था उनको रूल करते करते, एज इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो रूल करने के में असमर्थ फील कर रही थी, तो उन्होंने 52 साल के बाद, ठीक है, 52 ईयर्स ये क्वीन रही डेनमार्क की। तो 52 साल बाद इन्होंने क्या करा, जो राजगद्दी है वो छोड़ दिए और अपने बेटे को दे दिए। तो कौन है इनके बेटे जो बने हैं डेनमार्क के नए किंग? तो इनका नाम है फ्रेडरिक टेंथ, फ्रेडरिक टेंथ, याद रखेंगे इस चीज़ को। डेनमार्क के नए किंग कौन है? फ्रेडरिक टेंथ। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें ये ताइवान वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके, और ये भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेनमार्क की फीस वाली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्लेस वेयर ओएनजीसी डिस्कवर्ड फ्रेश ऑयल रिसेंटली। जी हाँ, अभी हाल ही में, हाँ, हमारी जो ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसने एक इंडिया के अंदर ही एक फ्रेश ऑयल जो है डिस्कवर किया है। तो कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो इसको डिस्कवर किया गया है कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहीं पे निकलता है ज़्यादातर तेल आजकल, है ना, यहीं पर तेल निकल रहा है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में, है ना, इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए, अ, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल का क्या किया? इनॉग्रेशन किया, 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, तो कहाँ पर किया है इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनॉग्रेशन? ठीक है, तो ये जगह है नासिक। ठीक है, नासिक में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में ये डिसाइड हुआ कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एयर एक्सपो करवाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया बिंग्स इंडिया, बिंग्स इंडिया। ठीक है, जो शुरू होगा 18 जनवरी से। ठीक है, तो किस जगह पर कराया जाना डिसाइड किया गया कि भाई इस जगह पर बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कराया जाएगा। तो ये जगह है हैदराबाद, हैदराबाद का
बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में क्या कराया जाएगा, बिग्स इंडिया 2024 कराया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक तीर्थ स्थान है, उसने इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, है ना, जिसे प्रसादम नाम दिया गया है, उसकी शुरुआत करी है। ठीक है, प्रसादम, प्रसादम। ठीक है, प्रसादम क्या है, इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, तो ये है उज्जैन, हमारा उज्जैन में शुरू की है इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहली बार इंडिया में इनलैंड वाटरवेज, है ना, डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, IWDC भी बोला जाता है, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल। तो किस स्थान पर ये इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, तो ये स्थान है आपका कोलकाता, कोलकाता में इस मीटिंग को रखा गया। ठीक है, बस वही डिस्कशन होता है इसमें सबकी, वही जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं, ठीक है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज न सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अगर इंडिया के मैप को देखो, है ना, अगर हम इंडिया के एक मैप को मोटा मोटी देखें कुछ ऐसे, ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप अगर ऊपर से शुरू करो, है ना, जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से, तो यहाँ पे सिंध, झेलम, है ना, चिनाब, है ना, फिर यहाँ पे नीचे आते जाओगे सतलज, रावी, ब्यास, फिर इधर गंगा, है ना, फिर यहाँ पे यमुना, यमुना, है ना, गंगा यमुना सरस्वती, इधर फिर नीचे आओगे आपको मिलेगा गोदावरी, गोदावरी, सॉरी गोदावरी कह रहा हूँ, नर्मदा। ठीक है, इसके अलावा फिर तापी मिलेगी आपको। ठीक है, नीचे आओगे कृष्णा मिलेगी, गोदावरी मिलेगी, बहुत सारी नदियाँ, यानी कि भारत को बंच ऑफ रिवर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर मान लो इन्हीं नदियों में अ, हम लोग परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दें। ठीक है, तो कितना आसान रहेगा, कितना इजी रहेगा, कितना कन्वीनियंट रहेगा, है ना, देश की जनता के लिए, है ना, अ, कितना आसान रहेगा उन कंपनियों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हैं, कितना आसान रहेगा उन कंपनियों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम करती हैं। तो पर्यटन यानी कि टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन वाटरवे। तो उसी को डिस्कस किया गया इसी इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में, कि भाई हमारे इनलैंड वाटरवेज को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे और एक्सेसिबल बनाया जाए। तो इसी की मीटिंग कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये। ठीक है, अभी हाल ही में एक बैंक ने इशू किए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो कौन सी बैंक है जिसने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किए, तो ये क्या है, इंडस, इंडस इंड बैंक। ठीक है, इंडस इंड बैंक, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है जारी किए हैं, तो आपका आंसर होगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूपीएससी में एक नए मेंबर को जगह दी गई है। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन जिन्हें यूपीएससी का नया मेंबर बनाया गया, तो इनका नाम है मिस्टर शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह। ठीक है, और ये एक्स डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, यानी कि सीआईएसएफ के जो एक्स डीजी हैं शीलवर्धन साहब, उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु इज री इलेक्टेड एज भूटान प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भूटान में भी अभी इलेक्शन हुई और भूटान में अ, एक नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। हालांकि ये दोबारा से चुने गए हैं, बट लगातार नहीं है, इनसे पहले अभी जस्ट, है ना, कोई और प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से इंडिया को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थोड़े प्रो चाइना थे, है ना, एंटी इंडिया स्टांस ले रहे थे। ठीक है, तो इंडिया के लिए अच्छा है कि इनको अपॉइंट किया गया है। तो क्या नाम है इनका, इनका नाम है सेरिंग तोगबे।
शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे को बनाया गया है भूटान का नया प्राइम मिनिस्टर, और ये दोबारा से री इलेक्ट हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर इन डब्ल्यूटीओ। इंडिया डब्ल्यूटीओ एम्बेसडर, तो इनका नाम है, ठीक है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इनका नाम है सुशील पांड्यन। सुशील पांड्यन साहब को बनाया गया है ना, नया डब्ल्यूटीओ एम्बेसडर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। अभी हाल ही में आना, बिम्स्टेक एक ग्रुप है ना, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, है ना, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे, ठीक है, इंद्रमणि पांडे साहब को, है ना, अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सीईओ अपॉइंट किया गया एक पर्सन को। तो ये कौन है? अश्विनी गुप्ता साहब हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक क्रिकेटर है, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 150 टी20 खेलने वाला, और ये ऐसा टी20 खेलने वाले 150 टी20 खेलने वाले पहले मेंस प्लेयर बन गए, यानी कि पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 150 या उससे ज़्यादा टी20 खेले हैं। तो इनका नाम है मिस्टर रोहित शर्मा, और ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के क्या है, कैप्टन है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, जिनके नाम है सबसे ज़्यादा टी20 खेलने का रिकॉर्ड, जो कि है 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में यूनाइटेड कप कंप्लीट हुआ। यूनाइटेड कप कौन से खेल से रिलेटेड है? टेनिस से, टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, तो यूनाइटेड कप में कौन जीता है? ठीक है, तो दो चीज़ें हमसे जीत पूछी जाएंगी कि भाई विनर कौन है और रनर अप कौन है ना, किसको हराया। तो विनर यहाँ पे रहा है जर्मनी। ठीक है, और पोलैंड को हराया है इन्होंने। ठीक है, तो कंट्री दैट डिफीटेड पोलैंड इन यूनाइटेड कप, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी विनर है, पोलैंड क्या है, रनर अप है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने इंडेक्ट किया पहला मेड इन इंडिया लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, है ना। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है दृष्टि 10, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, और दृष्टि 10 स्टार लाइनर को डेवलप किया है अडानी डिफेंस, डिफेंस और इजराइल की एक कंपनी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे दृष्टि 10 क्या है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक मेड इन इंडिया लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ठीक है, जिसे हाल ही में इंडियन नेवी में क्या किया गया है, इंडक्ट किया गया है। चलिए, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24, एक्स सी ड्रैगन 24 इसलिए लगाया क्योंकि 2024 में हो रही है। तो क्या है, एक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज है वेरियस नेवीज के बीच में, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया, है ना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 5 कंट्रीज भाग लेते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया। ठीक है, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया, ठीक है, इनकी डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इनने अभी हाल ही में ये इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया इस सी ड्रैगन का, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया एट गुआम एयरवेज।
गुआम एयरबेस, ठीक है, ये अमेरिका का एयरबेस है, याद रखेंगे इसको। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन कहाँ हुई, गुआम एयरबेस पे, और 5 कंट्रीज के बीच में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया के बीच में इसको किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी हाल ही में आ, हमारी इंडियन आर्मी है, इसने 2000 साल को एक डेडिकेटेड चीज़ के लिए डिक्लेयर किया है। तो 2024 को किस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा? तो जो ईयर है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है ना। इस साल इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पे फोकस करने वाली है। तो इंडियन आर्मी टू ऑब्जर्व 2024 एज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी हाल ही में इंडिया का एक टाइगर रिजर्व है, और इसको IUCN के द्वारा डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया। इस तरह ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना है, ठीक है, नया स्काई पार्क बना है कि इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। IUCN कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसके द्वारा इसको डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया, ठीक है। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया। तो कौन सा पार्क है ये? पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत चला, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व को है ना डिक्लेयर किया गया है डार्क स्काई पार्क बाई IUCN, और इस तरह बन गया ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में हुआ इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल, कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर इसको मनाया गया? तो ये जगह है बीकानेर, राजस्थान, ठीक है। बीकानेर राजस्थान में इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल का अभी आयोजन हाल ही में किया गया। चलिए नेक्स्ट। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला, आफ्टर कुंभ मेला, ठीक है। तो इंडिया का पहला है ना, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला, ठीक है। कहाँ पर इसको आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया था सागर द्वीप पे, सागर द्वीप, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कब ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको? हर 14 और 15 तारीख को, ठीक है, हर साल 14 और 15 जनवरी को, हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, ठीक है, हर साल आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सागरद्वीप, वेस्ट बंगाल में। कब? मकर संक्रांति के अवसर पर 14 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक स्टेट ने एक नए कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा करी कि डिक्लेयर कि इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जिसने अतपादी कंजर रिजर्व अभी हाल ही में डिक्लेयर किया कि भाई हम ये बनाने जा रहे हैं? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। चलिए, स्टेट वेयर सिमटेक, ए साउथ कोरियन कंपनी गोइंग टू एस्टेब्लिश रुपीज 1250 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। अभी हाल ही में एक साउथ कोरियन कंपनी है, इसका नाम है सिमटेक, ठीक है। और उसने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं कि एक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाए, जिसका बजट क्या होगा? 1250 करोड़ होगा। तो कहाँ पर, किस स्टेट में बनाने का फैसला किया है सिमटेक ने? तो ये स्टेट है गुजरात। गुजरात में एक सानंद नाम की जगह है, सानंद नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, सानंद गुजरात में, ठीक है। चलिए, असॉल्ट राइफल विच इज लॉन्च बाई DRDO फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। अभी हाल ही में DRDO ने एक नई असॉल्ट राइफल लॉन्च की है इंडियन आर्मी के लिए, इसका नाम है उग्रम, उग्रम, ठीक है, उग्रम, ठीक है। हिंदी में इसे कुछ ऐसे पुगना करेंगे, उग्रम, ठीक है, उग्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ? स्पेनिश सुपर कप हुआ, ठीक है। तो ये क्लब फुटबॉल कप है
है ना। क्लब, बहुत सारे क्लब खोल खेलते हैं इसमें, फुटबॉल को खेलते हैं। ठीक है, तो इस फुटबॉल क्लब, इस स्पेनिश सुपर कप को किसने जीता है? तो इस स्पेनिश सुपर कप का जो विनर है वो बन के उभरा है रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। और किसको हराया है इन्होंने? बार्सिलोना को। ठीक है, फुटबॉल क्लब दैट विंस अगेंस्ट बार्सिलोना इन स्पेनिश सुपर कप, तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा के। चलिए, अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए, और नेशनल अवार्ड हर साल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट इस बार जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए उसमें कुछ यूनिकनेस थी, है ना। कुछ अर्जुन अवार्ड पहली बार दिए गए इसमें, नेशनल अवार्ड में। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक पर्सन को दिया गया है अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए। ठीक है, और ये पहली महिला बनी है इस अवार्ड को पाने वाली पर्सन हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवार्डी फॉर इक्वेस्ट्रियन गेम, मतलब पहली वुमेन अर्जुन अवार्डी हैं जिनको इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए क्या दिया गया है ना, अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, दिव्या कीर्ति सिंह को दिया गया है अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन गेम, है ना। और ऐसा ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है इस गेम में। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक कंट्री है उसने लॉन्च किया एक प्रोब जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। ठीक है, एक सैटेलाइट कह सकते हो, एक लोटस से सैटेलाइट है टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस, यानी कि, है ना, एक कंट्री है जिसने अभी हाल ही में एक आइंस्टीन प्रोब नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? जो हमारे कॉस्मिक, जो हमारे ब्रह्मांड में जो, है ना, हलचल होती है उसको नोटिस करने के लिए। तो ये कौन सा कंट्री है जिसने इसको लॉन्च किया है आइंस्टीन प्रोब को? चाइना। चाइना ने आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेड आंट चटनी विच रिसीव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, है ना। रेड आंट चटनी, है ना, जो लाल चीटियाँ होती हैं उनकी चटनी। ठीक है, उसने क्या किया है कि भाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया है ना, किस स्टेट से बिलोंग करती है रेड आंट चटनी। तो रेड आंट चटनी किससे बिलोंग करती है, किस स्टेट से? ये ओडिशा स्टेट से, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है, ऐसे उत्पादों को दिया जाता है, को दिया जाता है जो अपनी अपनी एक विशेषता रखते हैं। ठीक है, वैसी विशेषता कहीं नहीं पाई जाती है ना। जैसे आपको बताऊं मैं, बनारस का पान, बनारस का पान। ठीक है, पान अब पूरे इंडिया में मिलता है। ठीक है, बट बनारस का पान जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ना, उसकी एक अपनी यूनिकनेस है। ठीक है, तो इस अपनी एक यूनिकनेस रखने के कारण जो टैग दिया जाता है उसी को जीआई टैग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया। तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है इसको। तो अच्छा, ये 12 जनवरी को क्यों नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। ठीक है, इसलिए नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन ही नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका आज का करंट अफेयर्स, है ना, इस वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आगे का करंट अफेयर्स, जो भी वीकली करंट अफेयर्स होगा। तब तक आप लोग मेहनत से अपनी पढ़ाई कीजिए और मॉक पेपर लगाते रहिए, है ना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।